हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन की 22nd वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आज पाइथन में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं जिसका यूज़ करके हम हमारे कोड को कंप्लीट करते हैं, कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स को एकदम बेसिक से लेके और बिल्कुल एडवांस तक एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम मेनली पाइथन के 4 ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड होता है रिलेशनल ऑपरेटर और फोर्थ होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके साथ में हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूनिरी ऑपरेटर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि प्लेलिस्ट का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे पाइथन आईडीएलई को हमने हमारे सिस्टम पे स्टार्ट कर दिया है। और आज की वीडियो में हम लोग टोटल 5 ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर और उसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारा ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में। और सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बात करी थी, अरिथमेटिक क्या होता है, हमारे जो सीपीयू होता है, यानी अगर हम हमारे सिस्टम या फिर आप लैपटॉप पीसी किसी भी चीज़ की बात करो तो उसमें एक सीपीयू होता है और उस सीपीयू के अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सिस्टम के कैलकुलेशंस में, यानी जितने भी आपके सिस्टम में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी चीज़ें परफॉर्म होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पाइथन में भी हमारे पास जितने भी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हम करते हैं पाइथन में, उसके लिए जो ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमने पिछली भी काफ़ी सारी वीडियो में बात करी थी। हम 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो अगर मैं 1 प्लस 2 लिखता हूँ तो 1 प्लस से 2, 1 और 2 हमारी वैल्यूज़ है यानी इंटीजर्स है और हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे। तो मैंने लिखा 1 प्लस 2 यानी हम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके 2 इंटीजरों का एडिशन करा रहे हैं। इसी के साथ में अगर मैं लिखता हूँ 8 माइनस 5, तो हमने यहाँ पर एक नेगेटिव अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करा जिससे हमने सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म किया। और हम लोग यूज़ कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टी डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.0। और यहाँ पर एक बात आप गौर कीजिए, जब भी आप पाइथन में डायरेक्टली सिंपली आप अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड करा 8 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो आंसर आया वो एक फ्लोट नंबर में हमारा आंसर आया। तो जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप पाइथन में डिवीजन को परफॉर्म करते हैं तो आपका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक फ्लोट नंबर आएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते और अगर आप आपका आउटपुट को एक इंटीजर फॉर्म में चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 8 डबल डिवाइड बाय अगर 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा एक इंटीजर फॉर्म में आंसर आ रहा है। इसके साथ में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के अलावा एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहेंगे मॉड्यूलस। हमने लास्ट वीडियो में भी मॉड्यूलस के बारे में बात करी थी, क्या मॉड्यूलस होता है और किस तरीके से मॉड्यूलस काम करता है। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले बात करी है और मैं आपको वापस बता देता हूँ कि मॉड्यूलस क्या होता है। अज़्यूम कीजिए आप मॉड्यूलस का यूज़ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 से। तो आप देखिए 5 को जगह जब आप 2 से डिवाइड करोगे तब 2 2 ज़ा 4 आप करोगे तो लास्ट में आपका रिमाइंडर आएगा तो 1 आएगा। तो जब भी आप 5 मॉड्यूलस 2 करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ 5 मॉड्यूलस 2 और जैसे एंटर प्रेस करो तो यहाँ पर आप ने हमारा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 5 मॉड्यूलस 2 करने के बाद में यानी 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम कहेंगे मॉड्यूलस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 मॉड्यूलस 2 की, क्योंकि 4 मॉड्यूलस 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मतलब होता है किसी की वैल्यू को असाइन करना। और असाइन कैसे करते हैं, असाइन करेंगे हम एक वेरिएबल में किसी वैल्यू को, जैसे कि हमने लिखा a इज इक्वल्स टू b, यानी a वेरिएबल के अंदर हम 2 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इज इक्वल्स टू का साइन कहीं पर भी लगाते हैं
तो उसका मतलब होता है आप किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर। मैं इधर लिख सकता हूँ b इज़ इक्वल्स टू 3। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम्पल हो चुका है। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो a की, अगर मैं इधर a को प्रिंट कर रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी a की जो भी वैल्यू है उसमें हम वापस 2 को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 2। तो इस ये लिखने से क्या होगा, हम हमारी जो इनिशियल जो a की वैल्यू थी 2, उसमें वापस मैं 2 को ऐड करूँगा और अब मैं एंटर प्रेस करके अगर a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी a की वैल्यू आ रही है 4। तो इस तरीके से आप इस तरह से भी असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। हमने जो ऊपर लिखा है a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 2, पाइथन में इसको लिखने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आप एडवांस लेवल पे कोडिंग करोगे तो आपको हर चीज़ का शॉर्टकट पता होना चाहिए, और मैं इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ को अच्छी तरीके से सिखा सकूँ। तो यहाँ पर उसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नए वेरिएबल को असाइन करूँगा। मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल्स टू 3, और लास्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से मेरे को शॉर्टकट करना है। तो लास्ट में मैंने बताया था कि अगर मुझे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, प्लस 3 करना है, लास्ट वैल्यू की x की चेंज करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3। लेकिन मैंने बताया कि इसको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है। तो उसके लिए करना है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x की वैल्यू में प्लस कर दो और हमारी लास्ट वैल्यू को और उसमें 3 को ऐड कर दो, और जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा और अगर मैं वापस आपको x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा कर दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी x की वैल्यू अब हो चुकी है 6, क्योंकि हमने x की वैल्यू में 3 को इंक्रीमेंट कर दिया। इसी तरह आप x की लास्ट वैल्यू में अगर मैं यहाँ पर 2 को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए अब मैंने नेक्स्ट लास्ट लिखा है x प्लस इज़ इक्वल्स टू 2, और क्योंकि लास्ट x की वैल्यू हमारी 6 थी, तो हमने x की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करके हमारी x की वैल्यू कर दिया 8। आप प्लस की जगह माइनस का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x माइनस इज इक्वल्स टू 4, तो अब हमारी x की वैल्यू में से 4 माइनस हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। आप मल्टीप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि मैं लिखता हूँ x मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 4, तो अब हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 16, क्योंकि x की लास्ट वैल्यू थी 4 और 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। और यूनरी ऑपरेटर क्या करते हैं, यूनरी ऑपरेटर किसी भी नंबर को, वैल्यू को आपकी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक नए वेरिएबल की n इज इक्वल्स टू 6, और अगर मुझे उस n की वैल्यू को नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस n लिख दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। तो ये हमारा यूनिरी ऑपरेटर होता है। किसी भी नंबर के आगे, यानी किसी भी वेरिएबल या फिर नंबर के आगे अगर आप माइनस साइन लगा देते हैं, तो वो हमारा यूनिरी ऑपरेटर हो जाता है। अगर मैं आपको n की वैल्यू प्रिंट करा कर दिखाऊँ, तो अभी हमारी n की वैल्यू हो चुकी है 6। अब मैं n की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल्स टू माइनस n, तो अब हमारी n की वैल्यू हो जाएगी -6। तो इस तरीके से आप यूनिरी ऑपरेटर से किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स का नाम सुन के आप समझ सकते हैं कि हम किसी दो वैल्यूज़ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर लास्ट की आपने हमारी वीडियो देखी है, तो आपने देखा होगा हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करा था, जिसमें हमने कंडीशंस को चेक किया था, और कंडीशंस को चेक करने के लिए हम रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे थे किस तरीके से दो वैल्यूज़ के बीच रिलेशन काम कर रहा है। तो इसी तरीके से उस जगह पे आपका रिलेशनल ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपके लिए, जब भी आप फॉर लूप का यूज़ करोगे या फिर आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। तो सबसे ज़्यादा काम की जो आपकी चीज़ होती है, वो होती है आपकी कंडीशनल, यानी आपके रिलेशनल ऑपरेटर। अगर मैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स वेरिएबल को पहले से क्रिएट कर रखा है, जिसकी वैल्यू है 16। मैं एक वाई वेरिएबल को असाइन करूँगा, जिसमें वाई वेरिएबल की वैल्यू रखूँगा 10, और हमने हमारे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है दो वैल्यू के बीच को रिलेशन को फाइंड आउट करना। तो वैल्यूज़ के बीच के रिलेशन आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हमारी दो वैल्यूज सेम हो सकती है, या फिर हमारी दो वैल्यू, एक वैल्यू छोटी हो सकती है, या फिर हमारी एक वैल्यू बड़ी हो सकती है, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, या हमारी एक वैल्यू छोटी या फिर बराबर हो सकती है, बड़ी या फिर बराबर हो सकती है। तो इस तरीके से कंडीशंस हम हमारे रिलेशनल ऑपरेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्स की और वाई की रिलेशन के बीच की, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स इज लेस देन वाई,
और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा रिलेशन आया फॉल्स, यानी ये एक गलत रिलेशन है, ये एक नेगेटिव है। यानी हमारी x की वैल्यू है 16 और हम कर रहे हैं x, क्या हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू छोटी है? क्या हमारा 16 10 से छोटा है? नहीं, हमारा 16 10 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमारा फॉल्स आया है। अगर इधर मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y, तो हाँ, अब हम एक रिलेशन चेक कर रहे हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी x की वैल्यू y से बड़ी है? क्या हमारा 16 10 से बड़ा है? हाँ, हमारा 16 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा एक बूलियन डेटा टाइप रिटर्न हुआ है जिसकी वैल्यू है ट्रू। तो इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप 2 नंबर के बीच का चेक कर सकते हैं, क्या 2 नंबर के बीच इज़ इक्वल्स टू है, यानी 2 नंबर बराबर है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल्स टू y, इसका मतलब ये होता है कभी भी आप 2 वेरिएबल के बीच अगर 2 इज़ इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि क्या आपकी 2 वैल्यू बराबर है कि नहीं, वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारी x की वैल्यू y के बराबर है, क्या हमारा 10 और 16 बराबर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमारा x और 16 बराबर नहीं है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 10 कन्वर्ट कर देता हूँ, x की वैल्यू कर देता हूँ 10, और अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि x इज़ इक्वल्स टू y है, तो अब हमारा आंसर आएगा ट्रू। इसी के साथ में हमारी एक नॉट वैल्यू भी होती है कि क्या हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी हमारी x की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसके लिए चेक करेंगे हम। हमारी बराबर नहीं होने के लिए भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि अगर मैं इधर लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन साइन इज़ इक्वल्स टू y, यानी हमारी x की वैल्यू अगर इज़ इक्वल्स टू आप लगाएँगे तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू लगा रहे हैं, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं हमारे x की वैल्यू कर दूँगा 20, और अगर मैं अब चेक करता हूँ x एक्सक्लेमेशन साइन और इज़ इक्वल्स टू वाई, यानी x नॉट इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर अब हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारी अब x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं है, लेकिन हमारी x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ y है। तो अगर मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y, 2 इंटू y, तो अब हमारा यहाँ पर ट्रू आएगा। तो इस तरीके से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं। आप इज़ इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा यहाँ पर लगा सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। अगर आप इफ़ स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट में बात करें, तो सबसे ज़्यादा आपके कंडीशनल स्टेटमेंट काम आएँगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट का एकदम अच्छी तरीके से वापस रिकैप करें मेरी वीडियो के थ्रू। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाइथन हेल्प का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाइथन आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो पाइथन में बिल्ट इन हेल्प सिस्टम होता है, जिससे आप इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके सारे सिंटैक्स और सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो कवर की है कि किस तरीके से पाइथन के इनबिल्ट हेल्प मेन्यू का आप यूज़ कर सकते हो, और आप ग्लैंस ले सकते हो कि किस चीज़ किस तरीके से काम करती है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जिस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाने के लिए मैंने सीपीयू का एग्जांपल लिया था, लॉजिकल ऑपरेटर समझाने के लिए भी मैं वापस सीपीयू का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सीपीयू के अंदर आपके पास एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, इसी के साथ में आपकी लॉजिकल ऑपरेटर यूनिट होती है, जो कि लॉजिक यानी हमारे सीपीयू को थिंक करने के लिए मजबूर करती है कि किस तरीके से सीपीयू लॉजिक क्रिएट कर सकता है। तो पाइथन में भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे कोड में लॉजिक प्रोवाइड कराते हैं, हमको हमारे कोड को समझने और सोचने की शक्ति प्रोवाइड करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, a इज़ इक्वल्स टू 3 और b इज़ इक्वल्स टू 4। मैंने यहाँ पर एक a और b नाम के वेरिएबल्स को क्रिएट किया। a में हमने 3 की वैल्यू को असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, b के अंदर 4 वैल्यू को असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके लॉजिक्स क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर हमारी a की वैल्यू इक्वल टू 3 है, और एंड ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा, हमारा एंड और हमारे 2 लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर टोटल हमारे लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में प्रेजेंट होते हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा एंड ऑपरेटर की। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर हमारी a की वैल्यू 3 की वैल्यू के इक्वल है, और अगर हमारी b की वैल्यू नॉट इक्वल है 4 के, तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मैंने यहाँ पे लिखा है
ए इक्वल टू 3 एंड बी नॉट इक्वल टू 4। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को चेकआउट की है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी जब मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ और एल्स के बारे में आपको बताया था। मैंने इस चीज़ को यूज़ करा था और आज मैं इसको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया है, क्योंकि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो एंड लॉजिक गेट की तरह काम करता है, जिसकी ट्रुथ टेबल अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके बताऊं तो इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पर कहती है कि अगर आपकी ए और बी की वैल्यू 0 और 0 यानी ए और बी की वैल्यू फॉल्स फॉल्स है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी फॉल्स होगा। अगर आपकी ए की वैल्यू एक तरफ की वैल्यू फॉल्स है और एक तरफ की वैल्यू ट्रू है तो भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। अगर आपकी दोनों तरफ की वैल्यू ही ट्रू है तो ही आपकी ट्रुथ टेबल में आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। और यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लिखी है आप जरूर ध्यान से इस कंडीशन को देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है ए की वैल्यू अगर 3 है और बी की वैल्यू अगर 3 नहीं है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। और हमारी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा है, हमारी बी की वैल्यू 4 है और ये हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी है और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी है। और जैसा कि ट्रूथ टेबल में मैंने बताया कि हमारी दोनों कंडीशन अगर हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है और सेकंड वाली कंडीशन दोनों अगर ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4 तो हमारे यहाँ पर आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है और हम चेक भी यही कर रहे हैं कि हमारी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू बड़ी है नीचे। हम दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑपरेटर का यूज करके मैं लिख सकता हूँ बी इज ग्रेटर देन 3, बी इज ग्रेटर देन ए तो भी हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने कंडीशन स्टेट में रिलेशनल स्टेटमेंट में दोनों तरफ हमारी ट्रू वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ए की वैल्यू हमारी 3 के बराबर है, हाँ हमारी ए की वैल्यू 3 के बराबर है। और नेक्स्ट तरफ हमने लिखा है कि बी की वैल्यू हमारी ए की वैल्यू से बड़ी है और बी की वैल्यू हमारी 4 है और ए की वैल्यू हमारी 3 है और 4 3 से बड़ा होता है, तो इस तरफ भी हमारा ट्रू आ गया तो हमारा आउटपुट आया है ट्रू। और नेक्स्ट हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर आपका किसी भी हमारा और ऑपरेटर और लॉजिक गेट जैसे काम करता है। हमारे और ऑपरेटर में ज़रूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू ट्रू हो, अगर आपकी दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। आपकी अगर आपकी दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो ही आपकी फॉल्स आएगी। जैसे कि अगर मैं आपको फॉल्स और फॉल्स यहाँ पर लिख के बताऊँ, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स और फॉल्स, यानी दो फॉल्स अगर हमारे होंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर हमारा एक ही कोई भी ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ट्रू ही आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा और के केस के अंदर। जैसे कि वापस अगर मैं लिखता हूँ सबसे पहले फॉल्स लिखता हूँ फिर और लिखता हूँ फिर वापस ट्रू लिखता हूँ इस बार तो भी हमारा ट्रू आएगा। और अगर दोनों तरफ ट्रू है तो ट्रू आएगा ही हमारा आंसर। और इस तरीके से हमारी एंड और कंडीशन काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर्स में आता है नॉट ऑपरेटर। और अगर नॉट ऑपरेटर की बात करूं तो जैसे कि अगर मैं ट्रू लिखता हूं तो उसका आउटपुट भी हमारा ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मैं नॉट लिखकर ट्रू कर देता हूं तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और किसी भी फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं लिखता हूँ नॉट ट्रू तो आंसर आएगा फॉल्स, और अगर मैं लिखता हूँ और नॉट फॉल्स तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। और अगर मैं इसी को हमारे एंड के अंदर यूज़ करूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ ट्रू एंड नॉट फॉल्स और नॉट फॉल्स हमारा होता है ट्रू तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। और आज की वीडियो में हमने बात करी अरिथमेटिक ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर की, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये एकदम बेसिक वीडियो होगी हमारी हो चुकी है जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात करी। इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है यानी बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपको दूसरे जो आपको लॉजिक और कोड क्रिएट करने में बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मुझे हमारे टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी रीच कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और पाइथन की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए। हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले बात करी है, आने वाली वीडियोस में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बस गाइज मिलते हैं आपको पाइथन की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।